हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन में हम एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहले इन क्वेश्चंस को अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। पेपर और पेन लेकर बैठिए। सही आंसर के लिए 4 मार्क्स और गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट कीजिए और अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करें।
क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोअर सरफेस पे स्टोमेटा कौन से प्लांट के लीफ में ज़्यादा मिलेंगे। तो आंसर डेफिनेटली मैंगो है। मैंगो एक डाइकॉट प्लांट है। तो डाइकॉट प्लांट में हमें डॉर्सी वेंट्रल लीव्स देखने को मिलती हैं। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है जब आप लीफ को हाथ में पकड़ते हैं तो उसका ऊपर की साइड और नीचे की साइड जब आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं तो आप देखिए मैंगो की लीफ को अगर आपने देखा हो तो जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है आम की लीफ का वह थोड़ा हल्के रंग का होता है और ऊपरी हिस्सा थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर का होता है। तो इस तरह की लीव्स को हम डॉर्सी वेंट्रल लीव्स कहते हैं और ये हमें डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। आइसोबाइलेटरल लीव्स ये मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, जैसे ग्रास। तो ग्रास में जो लीफ होती है वो आइसोबाइलेटरल होती है, जिसमें हम ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो डॉर्सी वेंट्रल जो लीव्स होती हैं इनमें लोअर सरफेस पे जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द अपर सरफेस। और लोटस ये एक एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट है। तो जो पानी में पाए जाते हैं और फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, कई तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं तो उनके केस में जस्ट ऑपोजिट होता है। इनके अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स हैं तो उनकी जो लोअर सरफेस होगी उनकी लीव्स के तो वो इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। तो वाटर के कांटेक्ट में है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएंगी लोअर सरफेस से, तो स्टोमेटा अपर सरफेस पे ही पाए जाते हैं। एपिडर्मल सरफेस पे हेयर लाइक ग्रोथ्स जो होती हैं उन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। ये सभी प्लांट में देखने को नहीं मिलते हैं और ये जो ट्राइकोम है ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है और यह लेटरल मेरिस्टेम नहीं होता है। बाकी ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किए हैं ये लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट की गर्थ को यानी कि मोटाई को, प्लांट की जो चौड़ाई है स्टेम की उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जब इन मेरिस्टेम के थ्रू प्लांट्स में ग्रोथ होती है तो प्लांट का जो स्टेम होती है उसकी थिकनेस बढ़ती है। डायग्राम बेस्ड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ट्रांसफ़र सेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जब भी ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाया जाए तो इसकी जो वेस्कुलर बंडल है इसको आप स्टडी कीजिए और कुछ पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिए। मोनोकॉट डाइकॉट रूट्स के और मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके वेस्कुलर बंडल के, उनको हमेशा माइंड में रखिए। तो जो वेस्कुलर बंडल होता है मोनोकॉट रूट में ये पॉलीआर्क होता है, यानी कि 6 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स हमें दिखाई देंगे। रेडियल होता है यानी कि जाइलम और फ्लोइम अलग अलग रेडियस पे मिलेंगे और एक्सार्क होता है यानी कि जो प्रोटोजाइलम है ये बाहर की तरफ होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर आप रिकॉल कीजिए तो ये बिल्कुल बहुत आसानी से हम पहुंच सकते हैं इस नतीजे पे कि ये जो यहाँ पे प्लांट ये सेक्शन दिखाया हुआ है ये एक मोनोकॉट रूट का दिखाया हुआ है। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं तो स्टेम तो बिल्कुल ही ये आप इसको अवॉइड कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। ये स्वीट पी जो होता है ये डाइकॉट होता है और लिली मोनोकॉट होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ए होगा। बुलीफॉर्म सेल्स ये हमें कुछ ग्रास के जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ सेल्स एनलार्ज हो जाती हैं और ये पानी स्टोर करती हैं, तो इन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टीएस दिखाया गया है एक लीफ का, उसमें बुलीफॉर्म सेल्स को ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कुल मिला के ये पूछा गया है कि बुलीफॉर्म सेल्स किस तरह की लीव्स में पाई जाती हैं। तो मोनोकॉट लीव्स में हमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए हैं तो ग्रास एक मोनोकॉट लीफ है। तो इस तरह से आंसर इसका ए होगा। ये डायग्राम में पैसेज सेल्स पर फोकस किया गया है। तो पैसेज सेल्स ये हमें मोनोकॉट रूट्स में देखने को मिलती हैं। एंडोडर्मिस को आप रिकॉल कीजिए तो इसमें हमें कैस्पेरियन रिंग की थिकनिंग हमें देखने को मिलती है। कैस्पेरियन रिंग एक लिपिड का बना होता है और तो पैसेज सेल्स पर ये लिपिड का डिपोजिशन नहीं होता है और ये पैसेज सेल्स जाइलम के जस्ट अगेंस्ट लाई करती हैं ताकि वाटर का मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन फ्री
पॉसिबल हो। तो पैसेज सेल्स हमें मोनोकॉट रूट्स में देखने को मिलती हैं। यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रास एक मोनोकॉट प्लांट है, तो डेफिनेटली पैसेज सेल भी हमें ग्रास में देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर एक लीफ का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो दो चीज़ों पे फोकस किया गया है कि इस लीफ का जो क्यूटिकल है ये बहुत थिक है और संकन स्टोमेटा। तो संकन स्टोमेटा जो पिट में होते हैं, जो एपिडर्मिस के जो एपिडर्मल लेयर जो होती है उसके पिट में अगर स्टोमेटा पाए जाते हैं तो इसको ऐसे स्टोमेटा को हम संकन स्टोमेटा कहते हैं। और ये दोनों ही फीचर्स जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके हैं। तो यहाँ पर नेरियम, ये जो एग्जांपल यहाँ पर दिया है, नेरियम एक डेजर्ट प्लांट होता है, तो डेफिनेटली नेरियम की लीफ में हमें ये दोनों फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये एक मोनोकॉट स्टेम का यहाँ पर टीएस दिखाया हुआ है। तो जो वेस्कुलर बंडल को ही आपको देखना होता है। जब भी आप देखें तो वेस्कुलर बंडल को आप स्टडी करके तुरंत ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जो मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है वह कंजॉइंट होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम साथ में पाए जाते हैं, और क्लोज्ड होता है, यानी कि कैम्बियम बीच में नहीं होगा, और ये ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स। तो ये जो लिली है ये एक मोनोकॉट है, तो डेफिनेटली इसकी स्टेम में हमें ये अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेंटिकल्स हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। जो स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो लेंटिकल्स के थ्रू होगा। यहाँ डायग्राम में हमने लेंटिकल दिखाया हुआ है। ये इस तरह के आपको ये छोटे छोटे बाग पे आपको छोटे छोटे ये क्रैक्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर ये, और हमने इसको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है लेंटिकल का स्ट्रक्चर। तो इन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं, और इन लेंटिकल्स के थ्रू स्टेम में गैसियस एक्सचेंज होता है। फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट का मतलब ये है कि एनुअल रिंग्स हमें किस तरह के प्लांट्स में बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखाई देंगी, कुल मिला के ये पूछा जा रहा है। तो शुगर केन जो है ये तो एक मोनोकॉट हो गया, तो इसमें तो एनुअल रिंग बनेगी ही नहीं। और यहाँ पे ये फर्न आ गया है, तो इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को भी। उसी तरह से वीट अगेन एक मोनोकॉट प्लांट है। तो टीक एंड पाइन ये टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, और इनमें जो एनुअल रिंग्स बनती हैं ये बहुत ही डिस्टिंक्ट बनती हैं। इनकी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो बनती हैं इनमें बहुत ही डिस्टिंक्ट बनती हैं। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रोमिनेंट पिथ का मतलब हो गया कि जिसमें पिथ बड़े साइज का हो। तो जो डाइकॉट स्टेम होती है और जो मोनोकॉट रूट होती है उसमें हमें पिथ हमें प्रोमिनेंट दिखाई देता है। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल करें तो इसमें ये हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा, मैंगो स्टेम एंड ग्रास रूट्स। अगेन ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पिटियोल, जो लीफ का जो पिटियोल होता है उसका लेंथ बढ़ता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, जहाँ पर हमने नेल इंसर्ट किया था एक ट्री ट्रंक में, तो कुछ साल बाद भी वह नेल सॉइल से उतनी ही दूरी पर होगा। जो प्लांट का जो हाइट बढ़ेगी वो उस पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ना कि वो नीचे से बढ़ेगा प्लांट। वो जिस पॉइंट पर वह प्लांट था उस पॉइंट से ऊपर की तरफ वह प्लांट बढ़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये नीट में आ सकता है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ए होगा इस क्वेश्चन का। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट जो यहाँ पे पूछा गया है। तो स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रिक है उसको आपको समझना होगा। यहाँ पर ये दिया है यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ लीफ। तो यंग स्टेम और पिटियोल, जो लीफ का जो पिटियोल होता है, ये दोनों ही पार्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो जो कॉलेनकाइमा है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से कॉलेनकाइमा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
बहुत ही आसान फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो जो हर्बीवोर्स हैं, जो घास चर के चले जाते हैं, तो अब घास अब दोबारा कैसे बढ़ेगी? तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से घास दोबारा से रीजनरेट होती है। इस तरह के क्वेश्चंस नीट में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए। तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे, ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक मैं आपको और बात बता दूँ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अरेंजमेंट का सीक्वेंस और आपको ध्यान में रखना है। ये आउटर टू इनर साइड बोल रहे हैं या इनर टू आउटर साइड बोल रहे हैं, तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो फेलम जो है ये कॉर्क होता है, तो डेफिनेटली अब कॉर्क से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आउटर साइड से पूछा गया, तो सबसे बाहर कॉर्क होता है। तो अगर आप ध्यान दें तो हम एक बार में ही सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि कॉर्क सबसे बाहर होगा तो बाकी किसी ऑप्शन में 4 है ही नहीं, तो हम एक बार में अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम भी बहुत सेव होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में कंपेयर करना है आपको। केवल टीएस दिखाए गए हैं, तो कैसे पहचानेंगे हम? तो जो डाइकॉट रूट होता है उसका जाइलम एक्सार्क होता है। तो और एक्सार्क का मतलब यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, और जो डाइकॉट स्टेम जो होती है उसमें जाइलम एंडार्क होता है, टुवर्ड्स पिथ होता है। तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन देखकर हम बहुत आसानी से पता लगा सकेंगे कि ये डाइकॉट रूट का हमें टीएस दिखाया जा रहा है या डाइकॉट स्टेम का टीएस दिखाया जा रहा है। रूट कैप एक्वेटिक प्लांट्स में एब्सेंट होती है, और जितने भी यहाँ पर हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो रेननकुलस एक एक्वेटिक प्लांट है। तो डेफिनेटली 18 क्वेश्चन का आंसर सी होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे गए हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है और इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं होता है, बहुत फास्ट डिवाइड करती हैं ये सेल्स, तो सेल वॉल इनकी बहुत थिन होती है। तो इस तरह से डी इस क्वेश्चन का आंसर है। पैलीसेड पैरेन्काइमा हमें डाइकॉट लीव्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो वीट एक मोनोकॉट प्लांट है, तो इसकी लीफ में हमें पैलीसेड पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 तरह की लीव्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर ये देखिए डाइकॉट लीफ का टीएस दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, तो 2 तरह की मीजोफिल सेल्स दिखाई देती हैं। अपर एपिडर्मिस की तरफ ये पैलीसेड मेसोफिल सेल्स दिखाई देती हैं, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ ये इरेगुलरली अरेंज्ड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होती हैं डाइकॉट लीफ में। और मोनोकॉट लीफ जिसे हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं, तो इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है मेसोफिल सेल्स का। लोटस एक एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट है, तो डेफिनेटली इसमें एरेन्काइमा स्पेशली डेवलप्ड टिश्यू हमें देखने को मिलेगा। द मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। अब एक्स्ट्रा स्टीलर का मतलब है वेस्कुलर बंडल के बाहर जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यानी कि कॉर्क की बात करी जा रही है। तो कॉर्क डेवलप होता है फेलोजन से, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। यहाँ पर यही बात बहुत डायरेक्ट पूछी गई है, तो कॉर्क टिश्यू डेफिनेटली फेलोजन से ओरिजिनेट होता है। बहुत डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कैस्पेरियन थिकनिंग हमें रूट की एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है। As secondary growth proceeds in dicot stem, thickness of sapwood and heartwood increases। हार्टवुड क्या होती है? जो क्रश्ड जो सेकेंडरी जाइलम है, पिथ की तरफ जो क्रश्ड सेकेंडरी जाइलम है जो नॉन फंक्शनल हो चुका है, उसे हार्टवुड कहते हैं। तो हार्टवुड की थिकनेस भी बढ़ती है, और सैपवुड यानी कि जो अभी भी फंक्शनल जो जाइलम है उसे हम सैपवुड कहते हैं। तो सैपवुड की थिकनेस भी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि एक जाइलम की रिंग बनी और जो पहले बनी थी वो तुरंत ही नॉन फंक्शनल हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैपवुड की थिकनेस भी बढ़ती है और हार्टवुड की थिकनेस भी बढ़ती है। इस डायग्राम में ये सैपवुड दिखाया हुआ है, और ये बीच में जो नॉन फंक्शनल क्रश्ड जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, वो दिखाए हुए हैं। तो इस तरह से ये जो एक्टिव पार्ट है जो जाइलम का, जो अभी भी पानी को कंडक्ट कर रहा है, इसे हम सैपवुड कहते हैं।
एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है और इसी वजह से एपिकल मेरिस्टेम को हम टिश्यू कल्चर के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं। अगर कोई हमारे पास डिजीज्ड प्लांट है और उसका टिश्यू कल्चर करवाना है तो हम सबसे सेफ है कि हम उसके एपिकल मेरिस्टेम से टिश्यू कल्चर करवाएं। सैपवुड यानी कि फंक्शनल जो जाइलम है वह कन्वर्ट होता है हार्टवुड में इन तीनों प्रोसेस के थ्रू। तो प्रोटोप्लाज्म डीजनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से वो जो लिविंग सेल है वो डेड होती चली जाएगी। टाइलोसिस फॉर्मेशन, यहाँ पे डायग्राम में देखिए इस तरह की जो कैविटीज़ बन जाती हैं जाइलम में, तो इन्हें हम टाइलोसिस बोलते हैं। और ये जो कैविटीज़ हैं ये रेजिन, ऑयल, गम्स, इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, इनसे भर जाते हैं ये कैविटीज़। और फाइनली ये जो टनल लाइक स्ट्रक्चर है, वेसल है, ये ब्लॉक हो जाती है और सैपवुड हार्टवुड में कन्वर्ट हो जाता है। जिम्नोस्पर्म्स में सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़िए, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। और जो यहाँ पर हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नाशपाती जिसे हम पियर भी बोलते हैं, इस फ्रूट को जब भी आपने खाया होगा तो बीच बीच में वो दाने दाने से आपको ज़रूर महसूस हुए होंगे। वह ग्रिटी पार्ट होता है फ्रूट्स का। और इस तरह के जो दानेदार जो फ्रूट्स होते हैं उनके दाने स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। डिफ्यूज वुड का मतलब है कि जिसमें स्प्रिंग और ऑटम वुड को हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ। जाइलम जो एलिमेंट्स बनते हैं एनुअल रिंग में वह ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के बनते हैं। तो इस तरह की वुड हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है। जो ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स उगते हैं उनकी जो वुड होगी तो वह डिफ्यूज वुड होगी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में थ्रू आउट द ईयर एक जैसा मौसम है। तो एक जैसा मौसम है तो उनकी जो जाइलम का जो साइज़ है वह भी पूरे साल एक जैसा आ रहा है। 2 बार बनती है रिंग पूरे साल में, तो दोनों बार जो है वह एक ही साइज़ के जाइलम बन रहे हैं। लेकिन जैसे टेम्परेट रीजन है, तो टेम्परेट रीजन में जो गर्मियों का मौसम जब टेम्परेट रीजन में होगा तो स्प्रिंग वुड बनेगी और जाइलम एलिमेंट लार्जर होंगे। और सर्दियों के मौसम में जो जाइलम बनेगा वह बहुत ही छोटा एलिमेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है सराउंडिंग का, तो जो जाइलम एलिमेंट होंगे वह नैरो बनेंगे। इस वजह से जो रिंग बनेगी उसमें हमें 2 तरह की वुड देखने को मिलेगी, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। तो यहाँ पे तो डिफ्यूज वुड के बारे में पूछा गया है, तो डिफ्यूज वुड हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगी। मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोनोकॉट्स में जो उनका जो वेस्कुलर बंडल होता है वह स्कैटर्ड होता है, तो इस वजह से ग्राफ्टिंग मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं है। जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, तो वीट एक मोनोकॉट प्लांट है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आप इसको गलत अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूछा जा रहा है कि इन वेस्कुलर बंडल इफ जाइलम वेसल डेवलप इन सेंट्रीपिटल फैशन। सेंट्रीपिटल का मतलब है टुवर्ड्स द पिथ, सेंटर की तरफ। तो जाइलम वेसल जब सेंटर की तरफ डेवलप हो रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम आ रहा है सेंटर की तरफ, और इसका मतलब यह है प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ है। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को अब हम एक्सार्क वेस्कुलर बंडल कहेंगे। जाइलम जो है इस कंडीशन में एक्सार्क है, क्योंकि प्रोटोजाइलम की पोजीशन हम देखते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि जाइलम एक्सार्क है या एंडार्क है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, इन्हें बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टोमेटा केवल अपर एपिडर्मिस पे हैं। ये एडेक्सियल, अबैक्सियल, ये सब टर्म्स याद रखिएगा। इस तरह के टर्म्स नीट में बिल्कुल यूज़ हो सकते हैं। अब वहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ा लेकिन एडेक्सियल और अबैक्सियल में कंफ्यूज हो गए, तो इस तरह के कंफ्यूजन से अब आपका जो आंसर है वह गलत हो सकता है। तो ये जो टर्म्स हैं इनको भी अपनी फिंगर टिप पे ज़रूर रखिएगा। तो एडेक्सियल सरफेस पे ही पाए जा रहे हैं स्टोमेटा, यानी कि ऐसे ये कंडीशन हमें एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स में देखने को मिलती है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लोटस इसका एग्जाम्पल होगा और सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
स्टेम का मेजर पार्ट सेकेंडरी जाइलम से बनता है और इसे हम वुड कहते हैं। डेट पाम एक मोनोकॉट प्लांट है जिसमें सैपवुड और हार्डवुड जैसे डिफरेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वुड का सेक्शन अभी हमने देखा है, तो जो लाइट कलर का पोर्शन होता है उसे हम सैपवुड कहते हैं और बीच में जो डार्क कलर का पोर्शन होता है उसे हम हार्डवुड कहते हैं। बहुत सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रे की सेल्स से डेवलप होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होता है। यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि जो एपिकल मेरिस्टेम, एक्चुअली जो एपिकल मेरिस्टेम से इंटरकैलरी मेरिस्टेम डेवलप होता है। तो अगर डी ऑप्शन यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता और प्राइमरी मेरिस्टेम भी मेंशन है और एपिकल मेरिस्टेम भी मेंशन है, तो अब आपका आंसर एपिकल मेरिस्टेम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो उस केस में आप प्राइमरी मेरिस्टेम टिक कर सकते हैं। अब आंसर हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी, कभी कभी ऐसा होता है दो ऑप्शन हमें सही लग रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्योंकि अगर आप नीट के आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए तो उसमें लिखा होता है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ये कभी नहीं होता है कि सेलेक्ट द राइट आंसर। एक से ज़्यादा आंसर राइट हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। विविपेरी का कॉन्सेप्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ब्रीफ में बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो हेलोफाइट्स होते हैं जो मडी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे जो सुंदरबंस में पाए जाते हैं जो पेड़, उन्हें हम हेलोफाइट्स बोलते हैं, कीचड़ में जो उगते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में विविपेरी हमें देखने को मिलती है। विविपेरी का मतलब ये है कि जो सीड है वह अभी प्लांट के साथ अटैच है। जो फ्रूट कह लीजिए आप, फ्रूट अभी प्लांट के साथ अटैच है और उसका सीड प्लांट पे अटैच जो फ्रूट है वहीं पे जर्मिनेट होना शुरू हो गया। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हेलोफाइट्स के लिए जो कीचड़ में उगते हैं, क्योंकि जब ये फ्रूट प्लांट से डिटैच होगा, पेरेंट प्लांट से डिटैच होगा, तब तक सीड में जर्मिनेशन हो चुकेगा और काफ़ी अब वो जो फ्रूट है जब वो कीचड़ में गिरेगा तो उसके बहुत चांसेस हैं कि वह जो सीड है वह प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स जो कि कीचड़ में उगते हैं, जिन्हें हम हेलोफाइट भी बोलते हैं, विविपेरी एक बहुत ही एडवेंटेजियस फिनोमिनन है, बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिशियल फिनोमिनन है उस प्लांट के लिए। लेकिन क्रॉप प्लांट्स जैसे जो हम अपने खेतों में जिन प्लांट्स को उगाते हैं, अगर ऐसे प्लांट्स में विविपेरी होने लगे तो ये किसान के लिए और हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा, हार्मफुल फिनोमिनन हो जाएगा नेचर का। क्योंकि अब ऐसे सीड को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। जो गेहूँ आप खाते हैं, जो हम चावल कंज्यूम करते हैं, जो पल्सेस हम दालें कंज्यूम करते हैं, वह एक्चुअली सीड ही होते हैं। तो अब इन सीड को अगर हम स्टोर ना कर पाएँ तो ये खेती, ये क्रॉप प्लांट्स हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। बहुत सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेटरल रूट्स जो होती हैं वह पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं। क्लास 11 एंड 12 एनसीईआरटी कंप्लीट सिलेबस के नोट्स हमसे परचेज करने के लिए आप हमसे इस ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। हम अपने उन सभी व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहेंगे जिनके कंट्रीब्यूशन से इस चैनल को मेंटेन करना पॉसिबल हो पाता है। उनके डोनेशन से हम अपने कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं और इस चैनल को मेंटेन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आपके छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।